Hello class. Today we will do chapter 3 roles and functions of a government. तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, क्यों होती है सरकार. In this chapter we will learn about meaning and need for government, levels of government, decision making and participation of the people and various forms of government. तो सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. Who would you go to in the following situations to lay down rules for the class? आपको अगर अपनी क्लास के लिए रूल्स बनवाने हैं तो आप किसके पास जाएंगे? To ensure that the laid rules are followed by all students. इसके बाद आप कैसे इंश्योर करोगे, कैसे पक्का करोगे कि हाँ जितने भी बच्चे हैं वो उन बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. To take action against those who fail to obey the rules. इसके अलावा आप तब इस सिचुएशन में किसके पास जाओगे कि जब जो रूल्स बने हुए हैं अगर कोई उन्हें तोड़ता है, उन्हें फॉलो नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में आप उस चीज़ की शिकायत लेकर किसके पास जाएंगे. In a class, a teacher plays an important role in laying down rules, monitoring that the rules are followed, punishing those who fail to obey the rules, and resolving conflicts among the students. तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर. आपकी जो क्लास में क्लास टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपके लिए वो रूल्स बनाएंगी, कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, सिटिंग रोटेशन कैसे हुआ करेगा, कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ बिल्कुल नहीं बैठेगा. इसके अलावा रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी आपकी टीचर ही मॉनिटर करेंगी, चेक करेंगी. अगर कोई बच्चा उन रूल्स को तोड़ता है तो उसको पनिश करने का काम भी मैम ही करेंगी. अ टीचर परफॉर्म्स ऑल दीज फंक्शंस टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द क्लास. तो टीचर ये सारे काम करती हैं जिससे कि आपकी क्लास प्रॉपर चल पाए, स्मूथली चल पाए. Similarly, a government performs a variety of functions to ensure the smooth functioning of the country. It makes laws, monitors the implementation of laws, and punishes those who do not obey the laws. तो जब क्लास टीचर ये सारे काम करती हैं, क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो देश के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है. सरकार रूल्स बनाएगी, फॉलो करवाएगी, इम्प्लीमेंट करवाएगी. अगर कोई उनको फॉलो नहीं करेगा तो पनिशमेंट देने का काम भी किसका है? सरकार का. गवर्नमेंट, मीनिंग एंड नीड. तो सरकार क्या है और सरकार की ज़रूरत क्यों है? अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिसीज, एक्शंस एंड अफेयर्स ऑफ अ कंट्री और स्टेट. तो गवर्नमेंट है एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्री में होने वाली घटनाओं के लिए, यानी कि उनके लिए रूल्स बनाने के लिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उन्हें अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है उनको पनिश करने के लिए, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए जो कि इंडियंस के वेलफेयर में हो, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट. इन इंडिया द गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. A government performs a variety of functions in a country or a state. Some of these are as follows. सरकार के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ काम हम यहाँ पर पढ़ेंगे. To provide various facilities and services such as healthcare, education, employment, postal system, banking and transport to fulfill the requirements of the people. तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना. फैसिलिटीज़ कैसे? हेल्थ केयर, यानी कि अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? गवर्नमेंट लेगी. गवर्नमेंट ही सबका ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट ही सबके टेस्ट करा रही है, उनको हॉस्पिटलाइज करा रही है. ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन को फॉलो करवाया. इसके अलावा एजुकेशन, रोज़गार की समस्या भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये भी गवर्नमेंट ही हमारे लिए फैसिलिटेट करवाती है. टू मैनेज एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री अमंग द पीपल. इसके अलावा इंडिया की कंट्री की रिसोर्सेज को हर इंसान तक पहुंचाने का काम भी गवर्नमेंट का ही है. टू प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल्स टू द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर तूफान आ गया या कहीं पर सूखा पड़ गया, तो वहाँ भी जो सामग्री पहुंचानी होती है, सामान पहुंचाना होता है, उन लोगों की मदद करनी होती है, ये काम भी सरकार करती है. टू एनफोर्स लॉज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. इसके अलावा कानून व्यवस्था
भाई आपके घर चोरी हो जाए, आप कहाँ जाओगे? तो चोर को पकड़ने अकेले थोड़ी निकल जाओगे, आप पुलिस के पास जाओगे, और पुलिस किसके अंडर है? सरकार के अंडर है। तो प्रॉपर व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने का काम भी सरकार का है। टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन अटैक, जैसे कि अभी चाइना अटैक कर रही है, तो चाइना अटैक कर रही है तो क्या आप लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं? नहीं, सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सरकार इसके लिए काम करेगी। तो अपनी बॉर्डर्स को, अपने देश को बचाने का काम सरकार का है। टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस ऑफ द कंट्री विद अदर नेशंस टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज। इसके अलावा हमारे आसपास की पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से संबंध बनाकर रखना, दोस्ती बनाकर रखना, ये काम भी सरकार का है। ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश से दोस्ती करने चल दोगे कि नहीं मैं ही ट्रेड करूँगा तो मैं ही दोस्ती करूँगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये जो फ्रेंडली रिलेशंस बनाना है ये भी किसका काम होता है? गवर्नमेंट का। नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है, किस किस तरीके से, किस किस लेवल पे गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकती है। In order to perform all functions efficiently, a government functions at different levels. In India, the government functions at 3 levels: national or central, state and local. ये बिल्कुल ऐसा है कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मॉनिटर को बताओगे, मॉनिटर से ऊपर क्लास टीचर, क्लास टीचर से ऊपर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ऊपर डायरेक्टर, और डायरेक्टर से भी ऊपर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप, जैसे ये लेवल्स हो गए ना, इसी तरीके से सरकार में भी लेवल्स होते हैं। एक होती है सेंट्रल यानी कि पूरे देश की सरकार, एक होती है स्टेट यानी राज्य की, और एक होता है लोकल। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो सबके पूरे देश के लिए लॉ बनाती है। इट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो पार्लियामेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। वहीं से हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए रूल्स बनाती है पूरे देश के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर अ स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकार है, जैसे यूपी की सरकार है तो यूपी के लिए ही डिसीजन ले सकती है, वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए डिसीजन नहीं लेगी। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। जैसे हमारी राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ में यहाँ पर सारे काम होते हैं यूपी के। लास्टली द लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस इन अ सिटी, टाउन और विलेज। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो सिटी, टाउन और विलेज में काम करती है। नाउ लॉज एंड पीपल। एट ईच लेवल ऑफ द गवर्नेंस a government performs its function by making and enforcing laws. For example, in order to ensure the safety of the people on the roads, there is a law that all people driving a car must wear their seat belts. तो गवर्नमेंट का काम होता है लॉज को बनाना प्लस उनको इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे कि भैया आप अगर 4 व्हीलर से चल रहे हो तो 4 व्हीलर से चलोगे तो रूल है ना कि अगर कोई 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा है तो उसको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जुर्माना हो जाता है ना। एज अ मीन्स टू मेक पीपल ओबे दिस लॉ, एनीवन कॉट वायलेटिंग द लॉ इज़ पेनलाइज। तो इसको फॉलो करवाने के लिए क्या करते हैं कि अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी और वो पकड़ा गया तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज इज़ इम्पॉर्टेंट एज विदाउट द एनफोर्समेंट लॉज वुड नॉट बी ऑफ मच यूज़। अब ये बताओ कि आपने लॉ तो बना दिया, आपने बोल दिया कि भाई अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पर पेनल्टी नहीं ली तो क्या उस लॉ का कोई यूज़ है? तो लॉ बनाने के साथ साथ उसको लागू करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। If the citizens of a country feel that a particular law is not being followed, they are entitled to go to the court. इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई लॉ है जिसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो। For example, the law of the country prohibits discrimination on the basis of caste, class और gender। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि अगर आपको लगता है कि कोई आपसे भेदभाव कर रहा है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो कि भाई मेरे से भेदभाव हो रहा है, मुझसे गलत व्यवहार हो रहा है। Thus, if a person is discriminated on these grounds, they can go to the court to seek justice. आप इंसाफ के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। Now, forms of government. A government can be of different types, such as democracy and monarchy, depending upon who gives the government the power to make and enforce laws. कौन कानून बना रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट करा रहा है, कितने लोग उसमें शामिल हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में।
वो है डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। सबसे पहले पढ़ते हैं हम डेमोक्रेसी क्या है। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री होल्ड द रियल पावर टू रन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर इंडिया, जैसे हमारी इंडिया है, यहाँ के सिटीजन्स के पास पावर है कि वो किसे अपना नेता घोषित करते हैं, किसे वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, ओके, किसे कैसे चाहते हैं, कौन सरकार बने। तो सरकार यहाँ पर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। आप वोट अभी नहीं देने जाएंगे, पर जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट देने के लिए जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? सरकार बना रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में सरकार लोग बनाते हैं, असलियत में लोग देश को चला रहे होते हैं। However, they do not participate directly in the process. Instead, they elect their representatives to form the government. अब ऐसा नहीं है आप बोलोगे हम देश चला रहे हैं तो हम पार्लियामेंट में जाके क्यों नहीं बैठते, ऐसे नहीं होता है। आप अपने एरिया से, अपनी स्टेट से बंदे चुनते हो, लोग चुनते हो, वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, MLAs बनते हैं, MPs बनते हैं और हमारे देश को चलाते हैं। पर हम किसने भेजा उन्हें वहाँ पर देश चलाने के लिए? हम लोगों ने भेजा वोट देकर। तो वो सरकार हमारी हुई, हम चला रहे हैं उस सरकार को, हम चला रहे हैं उस देश को। वो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमें दर्शा रहे हैं वहाँ पर असलियत कौन है? हम लोग हैं। These representatives make laws on behalf of the people. The representatives are answerable to the people for their decisions and actions. इसके अलावा उनका जो भी कोई काम होगा वो आंसरेबल होंगे लोगों के लिए। Due to the representative nature of this government, it is called a representative democracy. Now monarchy. In a monarchy, a king or queen, यानी कि इसमें कौन होता है? राजा या रानी, holds the power to make decisions and enforce them. तो राजा या रानी के पास ही पावर होती है लॉ बनाने की और उनको इम्प्लीमेंट करवाने की। द मोनार्क में कंसल्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स। इसके लिए वो एक ग्रुप बना सकते हैं लोगों का, जिनसे वो लॉज को लेकर डिसीजन ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। However, the final decision making power lies with the monarch. पर फाइनल पावर किसके पास होगी? राजा या रानी के पास, यानी मोनार्क के पास। Also, the monarch does not stand accountable to the people for their decisions and actions. इसके अलावा राजा अगर कोई भी फैसला लेगा और अगर उसका फैसला गलत भी होता है तो भी लोगों को उसको कोई जवाब नहीं देना पड़ता। जबकि डेमोक्रेसी में क्या था? अगर कोई डिसीजन गलत लेगी गवर्नमेंट तो उसको जवाब देना पड़ेगा लोगों को, पर मोनार्की में राजा को जवाब देना नहीं पड़ता। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है हमारी पूरी डेमोक्रेसी का स्तंभ। स्तंभ मतलब मेन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके थ्रू गवर्नमेंट बनती है। Democracy is a form of government where people elect their representatives by voting in the elections. तो लोग अपना नेता कैसे चुनते हैं? इलेक्शंस में वोट करके। The elected representatives then make and enforce laws on behalf of all the citizens of the country. However, a government cannot call itself a democracy if it does not provide the right to vote to all the citizens who are 18 years of age or above in the country. कोई भी सरकार खुद को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती है जब तक कि वो वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं देती वोट देने का। अगर हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं होता तो हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है? क्योंकि हम अपना नेता खुद चुनते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू चुनते हैं? इलेक्शंस में हम वोट देते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है और हमारे लिए आगे डिसीज़न लेने के लिए आगे लेवल पर जाता है। तो वोट कौन दे सकता है? 18 साल या 18 साल से अबव। द राइट टू वोट, इसको अंडरलाइन करिएगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वोट देने का अधिकार, यानी कि वो इंसान वोट दे सकता है जो इंडिया का नागरिक है, इंडिया का सिटीज़न है और 18 या 18 साल से उम्र से ज़्यादा है। In India, it was a long struggle to provide all the citizens of the country to right to elect their representatives. During the British rule, the British discouraged the participation of Indians in the governance of the country. तो पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, 200 साल उन्होंने हम पर राज किया और उस समय पे हमारे लोगों को अधिकार नहीं था कुछ भी बोलने का, कुछ भी डिसीजन लेने का, यहाँ तक कि बुरे डिसीजंस के खिलाफ बोलने का। Only the men with wealth were allowed to participate in elections, whereas women, the poor and the people who had no property were not allowed to cast their votes. तो पहले क्या होता था कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही वोट दे सकते थे,
जो गरीब लोग हैं, औरतें वोट नहीं दे सकती, जो गरीब हैं वो वोट नहीं दे सकते, इसके अलावा जिन पर खुद की प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते। पर आज चाहे कोई अमीर है, गरीब है, 18 साल से अगर वो ऊपर है तो वो वोट दे सकता है, लड़का है तो भी दे सकता है, लड़की है तो भी वोट दे सकती है। When India attained independence, the right to vote was extended to all sections of the society. पर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला। ये केस स्टडी है, ये आप करिएगा इसको, ओके। केस स्टडीज फॉर यू हैव